हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। बच्चों, हमने एक न्यूमेरिकल सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने कूलम्स लॉ को कवर किया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी को कवर किया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर में जो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर किया है, और बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कवर किया है। और आज बारी है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 29 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा, आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। गाइस, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर करें। सभी लोग अपने इंस्टाग्राम आईडी पर, अपने फेसबुक आईडी पर या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर हमारे चैनल का लिंक जरूर लगाया करें, और सभी सपोर्ट करो मिलके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ वो सब आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 24 से लेके 23, 22, 21, 2019 सब क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, रीड करने के बाद समझेंगे इसका कंसेप्ट क्या है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट इन एयर एट 0.3 मीटर, 0 एंड 0.3 मीटर इन XY प्लेन। मतलब आपको 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, और उन दोनों की लोकेशन को फिक्स किया गया है। फर्स्ट वाला जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है बच्चा वो रखा है 0.3 मीटर पर एक्स एक्सिस में है, क्योंकि वाई एक्सिस तो 0 है। और सेकंड वाला जो चार्ज है 4 माइक्रोकूलम वो रखा गया बच्चा 0.3 वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट 0 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द ओरिजिन। बच्चों, इन दोनों चार्जेस की वजह से ओरिजिन पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसे, सबको दिख रहा होगा अभी, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 2024 के पेपर में पूछा गया है, और वो भी कंपार्टमेंट में। कहां पे पूछा गया, कंपार्टमेंट में। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर कैप इन एयर। देखिए बच्चा, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, राइट। एक बनाया मैंने एक्स एक्सिस, एक बनाया मैंने वाई एक्सिस। ड्रॉ करते हैं सही से। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब बच्चा, पहला जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम वो रखा है 0.3, तो हियर इज द पॉइंट 0.3। यहां चार्ज रखा है Q1, कितना है 3 माइक्रोकूलम, राइट। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है 0.3 मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है 0.3 मीटर। बच्चा, दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो वाई एक्सिस में रखा है 0.3 मीटर पर, वाई एक्सिस में 0.3 पर। तो वाई एक्सिस में यहां रखा होगा कहीं, जैसे Q2 चार्ज कितना दिया है 4 माइक्रोकूलम, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0.3 मीटर, राइट। अब इन दोनों की वजह से ओरिजिन पर, ये ओरिजिन है, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जरा समझे बच्चा, देखिए बच्चों, पहले वाले चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस तरफ होगा E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, इट इज E2, राइट। वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो पहले मुझे E1 कैलकुलेट करना है, फिर मुझे E2 कैलकुलेट करना है, और फिर इन दोनों का नेट कहीं इस तरफ होगा, E नेट। मुझे फिर E नेट कैलकुलेट करना होगा। तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने फॉर्मूला यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो E1 कितना होगा जरा चेक करो। E1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू पुट की, और Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁻6, इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया, डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3 उसके ना, इसलिए मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट। अब 3 3 9, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, ऊपर 100 का और मल्टीप्लाई हो गया, गॉट इट। और इस 100 से बच्चा ये कैंसिल आउट हुआ 10⁻⁻4 टाइम। तो E1 अपने पास आ गया 3 इंटू 10⁻, देखो ये 9 है और ये -4, तो 9 में से -4 करो 10⁻⁵,
न्यूटन पर कूलम। ये आ गया अपने पास E1। क्या आ गया? E1। सेम वे अब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चा E2 को। E2 कैलकुलेट करते हैं। E2 सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R2 का स्क्वायर। गॉट इट? वैल्यू रखें तो E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 कितना बचा? 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R2 कितना है? सेम 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3। यहाँ से ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, 100 आ जाएगा ऊपर, है ना, और 3 3 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया E2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया E2। तो गाइस अपने पास E1 आ चुका है, अपने पास आ चुका है E2। अब E1 और E2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। अब हमें निकालना E नेट, तो इसके लिए क्या होगा कि E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो मुझे कैलकुलेट करना है E नेट, राइट, E नेट। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो E नेट कैसे निकालोगे? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E नेट इज इक्वल टू, अब E1 कितना है आपका बच्चा? E1 आया है 3 इंटू 10⁵, तो 3 इंटू 10⁵ और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 10⁵ और इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर, राइट। सो E नेट इज इक्वल टू बचा 3 का हो गया 9 इंटू 10⁻10, उसका क्या हो गया 10, है ना, प्लस 4 मतलब 16 इंटू 10⁻10, तो बचा 16 प्लस 9 इट इज 25। तो E नेट इज इक्वल टू रूट में 25 इंटू 10⁻10, रूट से बाहर आएगा तो E नेट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया बच्चा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट हो गया। अब बची डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चा। तो डायरेक्शन का देखो, डायरेक्शन का देखो बच्चों, मान लेते हैं E1 से एंगल बना रहा है थीटा, हमें थीटा निकालना है, राइट। E1 से मैंने एंगल कितना मान लिया? थीटा। तो tan थीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइड तो परपेंडिकुलर हो गई और ये वाला हो गया बेस, है ना, ये साइड परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो डायरेक्शन के लिए अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए मुझे कैलकुलेट करना है tan थीटा, कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, E2 बाई E1, E2 बाई E1, है ना, E2 बाई E1। तो tan थीटा इज इक्वल टू E2 कितना है अपने पास? E2 है 4 इंटू 10⁵ और ये 3 इंटू 10⁵, मतलब ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 10⁵ और अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 10⁵। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 4/3। तो गाइस थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 4/3। ये आ गया अपने पास डायरेक्शन। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में पूछा गया, एक बार देख लो और अगर जरूरत पड़े तो नोट करो, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, देख लो एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट जरूर लेना है आपको, देख लीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 2, वैसे कितना क्वेश्चन नंबर है? 30। देखिए 3 point charges 1 picocoulomb each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the net electric field at the centroid of the triangle. अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। चलो समझते हैं डायग्राम से। देखो क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है। क्वेश्चन ने बोला है कि 3 पॉइंट चार्ज हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बच्चा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट। ये देखिए, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया।
ये देखिए, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर एक तो यहां चार्ज रखा है मैंने Q1 1 पिकोकूलम, दूसरा चार्ज मैंने यहां रखा Q2 इट इज 1 पिकोकूलम, और तीसरा चार्ज मैंने यहां रखा Q3 विच इज 1 पिकोकूलम। बच्चा इसकी जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब इसका ईच एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का, तीनों एंगल इक्वल है। बच्चा इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ होगा, दिस इज सेंट्रॉइड। तो जरा चेक करो, इस Q1 की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा, Q1 की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी, देखो ये वाली डायरेक्शन, राइट। Q1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन ये वाली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1, कितना होगा? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे ही Q2 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंट्रॉइड को मैं C लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? C, इट्स अ C सेंट्रॉइड, है ना। अब Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डायरेक्शन में होगा, देखो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डायरेक्शन में होगा, है ना, ऊपर की तरफ, राइट। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा ये, और इसका नाम दे दिया मैंने E2, क्या नाम होगा? E2। ऐसे ही बच्चा Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इसका नाम दिया E3, कितना नाम है? E3, राइट। अब देखो यहां ये C पॉइंट है, ये पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, और ये वाला D, क्योंकि C यहां लिखा हुआ है। अब देखो AC, अच्छा AC वाली जो साइड है इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC, ये मैग्नीट्यूड वाइज आपस में इक्वल है। जितना यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी, और उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी, आपस में डिस्टेंस इक्वल है। तो बच्चों यहां से Q1 की वजह से C पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो इक्वल होगा E2 के, और वो इक्वल होगा E3 के। क्यों? क्योंकि चार्ज भी आपस में इक्वल है और डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर। तो जब बच्चा चार्ज और डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। इसका मतलब E1, E2 और E3, E1, E2 और E3 इन तीनों का मैग्नीट्यूड बच्चा आपस में इक्वल होगा, इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल है? मैंने नाम दे दिया E, ये E के इक्वल है। किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है? E, एक कॉमन वर्ड ले लिया हमने, E के इक्वल है। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो वो एक इक्वल आएगा, और उसको मैंने नाम दे दिया E, राइट। इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब बच्चा E2 और E3, E2 और E3 इन दोनों के बीच में एक एंगल है 120 डिग्री का। कितने का? 120 डिग्री का। तो बच्चों E2 और E3 इन दोनों का नेट निकालोगे तो इन दोनों का नेट आएगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों का नेट आएगा इस डायरेक्शन में। इसको नाम दे दिया मैंने E4, क्या नाम लिखा? E4। तो देखो E2 एंड E3 आर एट 120 डिग्री। कितने पे हैं? 120 डिग्री। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2 एंड E3 कितना होगा? E4 विच इज इक्वल टू रूट में E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2 E2 E3 इंटू कॉस 120। वेक्टर का फॉर्मेशन लगाया नेट निकालने के लिए, तो E4 कितना आएगा जरा कैलकुलेट करो। अब देखो E2 और E3 इन सब का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? E के इक्वल है, तो रख दो। ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 E2 और 3 ये भी दोनों E है, तो E इंटू E स्क्वायर। बच्चों cos 120 माइनस के 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस के आ गया तो इस माइनस से ये प्लस का कैंसिल आउट, और E स्क्वायर E बाहर आ गया। तो E4 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गया? E के इक्वल। E4 का मैग्नीट्यूड भी E के इक्वल आ गया। इसका मतलब E2 E3 E4 आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो ये E1, ये जो E1 है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो E4 के इक्वल है। E4 के कैसे है? इक्वल है। दैट मीन्स जो बच्चा E1 है
वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। E1 और E4 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो अब इन दोनों का नेट ई नेट कितना होगा? E1 प्लस E4। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। तो E1 माइनस के E4 को मैंने क्या लिख दिया? माइनस के E1 और कैंसिल आउट। सो बच्चा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सेंट्रॉइड पर? 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रॉइड पर कितना आ गया? 0। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, 2024 का है। टेक अ स्क्रीनशॉट, देख लो एक बार। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ चुका है? 0। नेक्स्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को रीड करें, रीड करने के बाद किस किस बच्चे को इसका कंसेप्ट समझ आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, सॉल्व करने का जो मेथड है वो समझ आ रहा है। जब तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, आपके अंदर क्या कमी है बच्चा, वो जब तक मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे दूर करूंगा। तो अपने अंदर की कमी को निकालो और निकालने के बाद टीचर के सामने रखो। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट क्या करो कि सर हमारे अंदर ये कमी है, आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा, फॉर्मूला पुट करना नहीं आ रहा, वैल्यू फाइंड करना नहीं आ रहा, क्या चीज़ नहीं आ रही है, वो अपने अंदर की कमी को निकालो। और कमी को निकालने के बाद आप टीचर के सामने रखें तो आपको टीचर ज़्यादा मदद करेगा। आपने कहा सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये कोई तरीका नहीं है आपको टीचर के सामने रिप्रेजेंट करने का अपने आप को, है ना। इसमें टीचर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। टीचर कब मदद करेगा? आपका भाई आपका कब मदद करेगा? आपकी मदद जब करेगा जब आप अपनी कमी बताओगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा, या मुझे इस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं, या मुझे इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। आपने कहा सर मुझे पूरा ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको सारे वर्ड आ रहे हैं, सारी बात पता है ना। तो वो आपको अपने अंदर की जो कमी है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसमें आप टीचर की मदद लो, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखो। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर्मूला कंसेप्ट नहीं देखोगे, तब तक आप अपने अंदर की कमी को नहीं निकाल पाओगे बच्चा। तो अपने अंदर की कमी को सबसे पहले निकालें। देखिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन को हमने रीड किया। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, मुझे क्या है? अल्फा पार्टिकल, बोथ आर कैप्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 I कैप प्लस E2 J कैप, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड देयर एक्सेलरेशन। एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो दोनों पर लगने वाला फोर्स और दोनों का एक्सेलरेशन मुझे बताना है। इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, दोनों को एक एक्सेलरेशन में रखा। एक्सेलरेशन में रखने के बाद उन पर कितना फोर्स लगेगा और कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये मुझे बताना है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है ना, सबसे पहले गिवन क्या है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा मुझे गिवन है, E इज इक्वल टू E1 I प्लस E2 J, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब एक इलेक्ट्रॉन को रखा है और एक अल्फा पार्टिकल को रखा है। तो पहले इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट देखें। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप उसको समझो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप उसको समझो कि बच्चा अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखा, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखा, तो बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, विच इज इक्वल टू Q इंटू E। अगर बच्चा मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगता है, जिसका नाम क्या है? Q इंटू E। मतलब चाहे आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखो, चाहे आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद फोर्स सेम लगता है Q इंटू E, बस डायरेक्शन बदल जाती है। फोर्स सेम लगता है Q इंटू E, बस डायरेक्शन बदल जाती है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वही क्वेश्चन में बोला है कि आपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कितना फोर्स लगेगा, तो Q इंटू E। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? तो F वेक्टर फॉर्म में, तो मैं वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं,
F इज इक्वल टू माइनस के E इंटू ई। बच्चों E क्यों रखा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव होता है इसलिए मैंने नेगेटिव लिया क्योंकि वेक्टर फॉर्म ले रहा हूं। तो Q इंटू ई, Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। तो चार्ज ये पे मैंने क्या रखा है? माइनस E। तो F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E, और E कितना दिया अपन को? E1I प्लस E2J। ये आ गया बच्चा फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा माइनस के E ब्रैकेट में E1I प्लस E2J, राइट। ये आ गया फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ए बोल दिया इसको, विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है? ये रहा। तो ये आ जाएगा माइनस के E1I प्लस E2J डिवाइड बाई m। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, राइट। मैं इसको यहां लिख देता हूं। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस के E बाई m E1I प्लस E2J। ये आ गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एक्सेलरेशन, राइट। ये हो गया फोर्स और ये हो गया एक्सेलरेशन। अब बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की, राइट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अल्फा पार्टिकल, बच्चा अल्फा पार्टिकल के बारे में एक इंफॉर्मेशन कि अल्फा जो पार्टिकल है वो एक पॉजिटिव पार्टिकल है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है या ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, राइट, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखते हैं, है ना। तो बच्चा चार्ज ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होगा वो किसके बराबर है? 2e के बराबर। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो कितना होता है? 2e के बराबर। तो हम फोर्स लिख रहे थे, तो फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो चार्ज कितना है? 2e। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू 2e ब्रैकेट में E वेक्टर, और E वेक्टर कितना है? E1I प्लस E2J। ये आ गया बच्चा फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। ये आ गया फोर्स विच इज ऑन अल्फा पार्टिकल, राइट। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो अल्फा पार्टिकल पर एक्सेलरेशन फोर्स कितना है? 2e बाई m मास ऑफ एक्सेलरेशन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E1I प्लस E2J। ये आ गया बच्चा एक्सेलरेशन ऑन अल्फा पार्टिकल। देख लीजिए आप, ये हमें कैलकुलेट करना था, दोनों पर फोर्स निकालना है और दोनों पर एक्सेलरेशन। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, 2024 का है। टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो समझा था उसमें कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसी पर बेस्ड है बच्चा। देखिए क्वेश्चन को रीड करें पहले आप, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने की ट्राई करें जरा। आंसर लिखें मुझे पहले इस क्वेश्चन का। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट आपको सिखाया है, आप क्वेश्चन को रीड करके इसका आंसर लिखो। लिखिए जल्दी से। कौन कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, ए स्मॉल स्टेशनरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन विल इट बिगिन टू मूव। क्वेश्चन ने बोला है कि एक स्मॉल स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो फ्री टू मूव है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बच्चों इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और ये किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में? E की डायरेक्शन में। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
बच्चा अगर किसी पार्टिकल पर जिधर फोर्स लगेगा वो उधर ही तो मूव करेगा। तो जैसे ही आपने चार्ज पार्टिकल को रखा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो किस तरफ मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि इन विच डायरेक्शन विल इट बिगिंस टू मूव। तो बच्चा इट विल बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल मूव, it will begin to move in the direction of electric field. In the direction of electric field, right? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये आपको यूज करना है ना, आपको रिमेंबर भी करना है। देख लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट, जिससे आपको याद रहे बाद में। बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसका तो आंसर मैंने लिख के भी दिया आपको यहाँ पे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखो, वाई डू वी यूज ए स्मॉल टेस्ट चार्ज टू मेजर एन इलेक्ट्रिक फील्ड? वाई डू वी यूज ए स्मॉल टेस्ट चार्ज टू मेजर एन इलेक्ट्रिक फील्ड? बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम लोग स्मॉल टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में हम लोग एक स्मॉल टेस्ट चार्ज लेते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर पाएं। तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हमने बड़ा चार्ज लिया तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है मुझे, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, वो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझो, सपोज करो ये हमारे पास एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ r पॉइंट, दैट इज r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मुझे मेजर करना है, ये मुझे मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और एक स्मॉल टेस्ट चार्ज से को लाके यहाँ रखते हैं और यहाँ रखने के बाद इस चार्ज ने कितना फोर्स लगाया उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मेजर। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ये वाला जो चार्ज है ये आपने स्मॉल क्यों लिया? ये आपने स्मॉल क्यों लिया, बिग क्यों नहीं लिया, बड़ा चार्ज क्यों नहीं लिया? बच्चा, अगर ये चार्ज स्मॉल नहीं होता तो ये चार्ज क्या करता, जैसे ही यहां था इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देता। तो जब इस चार्ज को डिस्टर्ब करता तो इस चार्ज का एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे है वो मेजर हम लोग नहीं कर पाते। तो जब हमने स्मॉल टेस्ट चार्ज लिया तो ये स्मॉल टेस्ट चार्ज इसके एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी वजह से हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल चार्ज लेना पड़ता है। देखिए ये आंसर लिखा है, तो बिकॉज इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेजर्ड, अदरवाइज फील्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फील्ड। बात समझ आ गई? इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बच्चों, ये वाला चार्ज इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो कितना एक्चुअल में फील्ड है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल में हम कैलकुलेट कर पाए, इसी वजह से इसको क्या लेते हैं? स्मॉल टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल टेस्ट चार्ज। राइट, नोट करिए। तो गाइस, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।